गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 28 अक्टूबर 2023 है। तो चलिए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले वॉरेन का एक स्टेटमेंट आपके लिए। इट इज द स्पिरिट एंड नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ दैट कीप्स जस्टिस अलाइव। देखिए, लॉ किस तरीके से बनाया गया है ये नहीं इंश्योर करेगा कि लोगों को जस्टिस मिलेगा या नहीं, बल्कि उसे इंप्लीमेंट करने की जो स्पिरिट है वो ये डिसाइड करेगी कि लोग जस्टिस अवेल कर पाएंगे कि नहीं। तो जस्टिस के बारे में जब भी आपको कोई बात करनी हो, आप इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जस्टिस के ऊपर आज आपको हेडलाइंस भी मिलेंगी। यूं तो हमें कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइंस में क्या है। जैसे ही आप द हिंदू को ओपन करोगे, यहां पर आपको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल मिलेगा, जहां पर जो हमारे 3 क्राइम बिल्स हैं उनकी रिपोर्ट के अडॉप्शन को लेकर अपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट दिखाया। देखो क्या होता है हमारी पार्लियामेंट में कि सपोज करो कि लोकसभा में एक बिल पास किया गया या राज्यसभा में कोई एक बिल पास किया गया, तो उसे और तरीके से अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज करने के लिए उसे पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेज दिया जाता है। अब एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो उस पर अच्छी तरीके से विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद अगर उन्हें सही लगेगा तो वो उसको अडॉप्ट करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो वो चेंज भी रिकमेंड करेंगे। तो अच्छी तरीके से बिल्स वगैरह पे विचार हो जाए, इसीलिए उसे पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे 3 लीगल लॉज हैं जिसमें आता है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इन तीनों को बदला जा रहा है। इनके नाम भी इंग्लिश से हिंदी में कर दिए गए हैं। जैसे कि जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, वो भारतीय न्याय संहिता बन जाएगा। जो हमारा सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन जाएगा। उसी तरीके से जो इंडियन एविडेंस है उसे भी भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में बदल दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि केवल नाम बदला जा रहा है, बल्कि आईपीसी के क्लॉज कम किए गए हैं, कुछ नए क्लॉज ऐड किए गए हैं, सीआरपीसी के क्लॉज की संख्या बढ़ा दी गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। जो वर्तमान में क्राइम करने का तरीका है वो काफी बदल गया है, तो उस बदलाव के अनुरूप भी यहां पर चेंजेस किए गए हैं। देखो, आईपीसी बहुत ही सिंपल सा सिस्टम बताता है कि कौन सा एक्ट क्राइम माना जाएगा और कौन सा नहीं, ठीक है, और अगर ये क्राइम है तो पनिशमेंट कितनी दी जाएगी। तो ये सारी बातें आपको आईपीसी में मिलती हैं। सीआरपीसी में क्या मिलता है कि मान लीजिए आपने क्राइम कमिट कर दिया तो आपको कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कैसे आपको बेल मिलेगी और क्या लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। जो एविडेंस एक्ट है वो ये बताता है कि किस तरीके के एविडेंस एडमिसिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो ये तीनों लॉज हैं जो हमारे लीगल सिस्टम में वर्क करते हैं। अब इसके ऊपर कई तरीके की दिक्कतें थी, जैसे कि इसमें 400 से ज्यादा बार तो क्राउन का जिक्र किया गया है। ब्रिटिशर्स ने ये कानून बनाया था, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जहां पर किसी एक जेंडर की ओर आपको झुकाव दिखेगा। ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में अपने हिसाब से बना दिया था। यहां पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को, और जो नेचर अभी क्राइम का चेंज हो गया है उसके हिसाब से ये सूटेबल नहीं लगते। इसी आधार पर इन तीनों लॉज को बदला गया। तो जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है ये बिल, तो इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो तो अभी पिछले हफ्ते पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स को भेजा गया। तो देखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स के पास ये पिछले हफ्ते इंग्लिश वर्जन गया, और जो इसका हिंदी वर्जन है वो तो इस थर्सडे को गया, और वो लोग इसे फ्राइडे को ही अडॉप्ट करने वाले थे। तो अपोजिशन पार्टी ने बोला कि भाई आपने कब इसको देखा, कब इस पर विचार किया कि आप इसको तुरंत ही अडॉप्ट कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं, अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए इस पर विचार विमर्श के लिए तो हम इस पर और विचार विमर्श कर लेंगे। अपोजिशन पार्टी का ये कहना होता है कि सरकार दबाव बना के इसको जल्दी से अप्रूव करवा देती है। तो ये तो पूरा आर्टिकल आपको यहां मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक डार्क पैटर्न देखने को मिलता है एयरलाइंस में। आप जब टिकट खरीदते हैं तब वहां पर आपको जबरदस्ती कुछ ऐसी चीजें खरीदने को कंपेल किया जाता है जो एक्चुअली में आप नहीं लेना चाहते। जैसे कि आपने टिकट ले लिया, उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप अपनी सीट बुक कर लो, कि आपको विंडो सीट चाहिए, कौन सी सीट चाहिए, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीट किसी और को मिल जाएगी। अब जब आपने टिकट ले लिया है तो फिर आप सीट के लिए एक्स्ट्रा पे क्यों करोगे। तो इसी पे अभी विचार विमर्श चल रहा है कि आप इसे साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल दो, और जो पोर्टल्स वगैरह हैं एयरलाइंस के, वो इस चीज को रेक्टिफाई करें कि वहां पर कस्टमर से एक्स्ट्रा पेमेंट ना मांगी जाए। आप इंडियन एक्सप्रेस में जाओ तो आपको यहां पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट न्यूज देखने को मिलेगा, जहां पे बताया जा रहा है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है पूरे इंडिया की, यहां पर आपको हर 5 किलोमीटर के रेंज में एक अडानी पोर्ट मिलेगा। इंडिया का जो 24% कार्गो है वो एक्चुअली में अडानी के पोर्ट्स हैंडल करते हैं। अगर आप आज से 15 साल पहले जाओगे तो अडानी के पास केवल एक ही पोर्ट हुआ करता था, एंड दैट वाज ऑफ मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट एकमात्र ऐसा पोर्ट था
जो उनके पास हुआ करता था। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि अडानीज के पास इंडिया के 14 पोर्ट्स हैं और इंडिया का जो 25% शिपमेंट है, यानी कि जो भी इंडिया में शिपमेंट्स आता जाता है उसका 1/4 तो अडानी पोर्ट्स हैंडल करते हैं। तो ये काफी कंसर्निंग है। कुछ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कंसर्न रेज कर रहे हैं कि इससे जो आप कंपटीशन है उसे इरेज कर रहे हो, और ये कंसर्निंग है क्योंकि कार्गो के मूवमेंट पर किसी एक कंपनी की मोनोपोली मेंटेन हो रही है। यहां पे कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्ट्स हैं जो एक्चुअली में अडानीज ही हैंडल करते हैं, जैसे कि दाहेज, टूना, मुंद्रा, दीघी, मुर्मुगांव, करईकल, इसके अलावा एन्नोर, कट्टापुल्ली, कृष्णापट्टनम, इसके अलावा यहां पर देखिए गंगावरम है और धामरा है। ये सारे पोर्ट्स अडानीज के हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे वही जो 8 हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स थे उनको कतर में डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की और इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है कि उन्हें कैसे छुड़ाया जा सकता है। तो ये सारी न्यूज़ तो आपको मिलती है हेडलाइंस के फॉर्म में। चलिए अपने आर्टिकल्स पे आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो चंद्रयान 3 के बारे में है। देखिए, जो भी चंद्रयान 3 से हमें जानकारी मिली, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, जो कि इसरो का पार्ट है, उन्होंने एक स्टडी को तैयार किया और उसे पब्लिश किया है अभी एक जर्नल में, दैट इज इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। अब वहां पर जब उन्होंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स को पब्लिश किया है तो बात की गई एक इजेक्टा हेलो के बारे में। इजेक्टा हेलो का क्या मतलब है कि जब हमारा लैंडर चांद पर उतरा तो एक फोर्स के साथ उतरा, उसने वहां की बहुत सारी मिट्टी को हटा दिया, और जब उसने एक बहुत सारी मिट्टी को हटा दिया वहां पे, तो वहां पर एक इरेगुलर शेप बन गया। क्योंकि देखो, शेप अगर बनेगा ही बनेगा, अगर आप अचानक से फोर्स के साथ कोई चीज वहां पे लैंड करवा रहे हो, धूल मिट्टी तो सब हटी जाएगी। उसे ही कहा जा रहा है इजेक्टा हेलो। तो विक्रम, हमारा जो विक्रम लैंडर था, जब वो उतरा है तो उसने एक इजेक्टा हेलो क्रिएट किया लूनर सरफेस पे, और ऐसा करते वक्त उसने लगभग 2.6 टन जो चांद की मिट्टी थी, जमीन का हिस्सा था, उसको वहां से हटा दिया, और इसे कहा गया लूनर ईपी या एपी रेगोलिथ। देखो, रेगोलिथ क्या होता है? जमीन के ऊपर जो सॉफ्ट मिट्टी कंकड़ वगैरह होते हैं ना, उनको रेगोलिथ कहा जाता है। धरती पर उनको रेगोलिथ बोलते हैं, और एपी रेगोलिथ जो ऊपर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो लूनर एपी रेगोलिथ है उसे यहां पर हमारे लैंडर ने रिमूव कर दिया अपने थ्रस्ट की वजह से, और उसी की वजह से वहां पर एक हेलो क्रिएट हुआ है। जो इजेक्टा हेलो है वो लगभग 108.4 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है, और ये जो इजेक्टा हेलो है ये एक इरेगुलर ब्राइट पैच क्रिएट करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द विक्रम लैंडर। अब ये हमें दिखा कैसे? चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसमें एक देखो कैमरा लगाया गया है, दैट इज ऑर्बिटर हाई रिजोल्यूशन कैमरा OHRC। उसने लैंडर के उतरने के पहले और बाद की तस्वीर को खींचा तो हमें वो गैप दिखा कि अच्छा यहां पर एक हेलो बना हुआ है। अगर आप चंद्रयान 3 मिशन की बात करो तो ये हमारा 3rd लूनर मिशन था, 2nd अटेम्प्ट था जहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग का एफर्ट किया, और हम दूसरी बार सक्सेसफुल हुए। 2019 में हमने पहला एफर्ट किया था और हम सक्सेसफुल नहीं रहे थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने 14 जुलाई 2023 को अपना ये मिशन लॉन्च किया था, और जो हमारा इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल था, प्रपल्शन मॉड्यूल और रोवर था, वो चांद पर गया। लूनर लैंडिंग, रोवर एक्सप्लोरेशन के पर्पज से हम वहां पर गए, और हमने इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी वहां पर किए। तो ये सारी चीजें तो हमने देखी यहां पर कवर कर ली। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन के बारे में है। आपका हीमोग्लोबिन कितना है? अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है जब कोई इंसान बीमार हो, और अगर हीमोग्लोबिन कम है, 11 के नीचे है, तो कंसर्न बताया जाता है। कहते हैं देखो भाई खतरा है, ध्यान दो। और हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए तो इंसान की जान खतरे में आ जाती है, और फिर आप अपने दोस्तों को कॉल लगाने लगते हैं कि भाई कौन है, आके खून दे दो। तो पहले पूछता है कि कौन कौन दे चुका है, आप बोलते हो मैंने दे दिया, आप तुम आ जाओ। ठीक है, तो सारा मामला हीमोग्लोबिन का है। बट एक्चुअली में हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए इसके पहले कॉन्टेक्स्ट आपको बता देता हूं। हीमोग्लोबिन के बारे में एक जनरल सा कॉन्सेप्शन आपको पता है कि जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यानी कि RBC, तो जो RBC होता है उसी RBC के विद इन हमें केमिकल कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड मिलता है, एक प्रोटीन कंपाउंड मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो ये प्रोटीन कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, इसका काम क्या है? ये अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करता है, और जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है तो ये इस ऑक्सीजन को हमारी रेड ब्लड सेल्स के साथ बॉडी के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाता है। यानी कि हमारे हाथ, पैर, हार्ट, इवन ब्रेन तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इन RBCs के जरिए होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के जरिए। और ये रेड ब्लड सेल्स अपने आप में ही जो हीमोग्लोबिन है उसे कंटेन करती हैं, और ऑक्सीजन कैरी करने का काम एक्चुअली में हीमोग्लोबिन करता है। उसके अलावा एक सिंपल सी बात ये भी है
कि वो अगर बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है तो वहां पे जो रेसिडुअल मटेरियल है उसे वापस से किडनी तक लेकर आता है। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई कचरा भरा हुआ है तो उसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाएगा, उधर ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा और आपके दिमाग का कचरा लेकर आएगा और किडनी में छोड़ देगा उसको, तब वो बाहर चला जाएगा। तो दिमाग का कचरा निकलना भी बहुत जरूरी है और वो काम भी हीमोग्लोबिन ही करता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक्चुअली में आयरन से बना होता है, तो यहां पर आपके खाने में ना आयरन का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसा खाना खाएं जिसमें आयरन हो। तो मतलब आप जब भी खाना खाएं तो उसमें लोहे का चूरा जरूर मिला लें, नहीं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। नहीं, लोहे का चूरा नहीं चाहिए। कुछ आप पालक और हरी सब्जियां खाएं, उसमें भी आयरन होता है, उससे भी काम चल जाएगा। लोहे का चूरा चबाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां पर देखिए जो स्टडी पब्लिश की गई उसमें क्या बताया गया नेचर जर्नल में। जनरली हम ये सोचते हैं ना कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमें रेड ब्लड सेल्स में ही मिलता है, लेकिन चाइना के साइंटिस्ट ने अभी ये बोला कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स हैं जो एक्चुअली में कार्टिलेज बनाती हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं? वो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। एक्चुअली में इनके पास भी हीमोग्लोबिन होता है और इन स्ट्रक्चर्स के सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी होता है। तो देखो, इसको भी मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। हीमोग्लोबिन के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि हीमोग्लोबिन आपको मिलता है आरबीसी में, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, लेके जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन अभी चाइनीज साइंटिस्ट ने यह पाया कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स ये टाइप ऑफ सेल्स हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो एक्चुअली में कार्टिलेज बनाती हैं। कार्टिलेज क्या है? स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज, सीधे सीधे कहूं तो नरम हड्डी जो हमारी बोन्स को जोड़ती है। इस इमेज को देखिए, ये देखिए नॉर्मल जो बोन है वो है, इसके ऊपर ये जो आप व्हाइट लेयर देख रहे हैं यही एक्चुअली में कार्टिलेज है। तो ये जो कार्टिलेज है ना, ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है और ये चूंकि एक नरम हिस्सा होता है तो ये आपस में हड्डियां घिसती नहीं है और एक स्मूथ मूवमेंट बना रहता है आपके हाथों का, पैरों का। ठीक है, तो यही कार्टिलेज है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्टिलेज है इसको बनाने के लिए जो सेल्स काम आती हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं इनके पास अपना खुद का हीमोग्लोबिन का सिस्टम होता है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो होती हैं वो जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं उसे हीमोग्लोबिन बॉडीज यानी कि हेडी कहा जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन हमें कॉन्ड्रोसाइट्स में मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। ये एक नई खोज है और इससे कई सारी चीजें आने वाली भी हैं। अब क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं इसमें, क्या हम अच्छी तरीके से स्टडी कर पाएंगे इससे। जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वहां पर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है या अच्छी सप्लाई होगी, वहां पर हीमोग्लोबिन कैसे पहुंचेगा उसमें ये कॉन्ड्रोसाइट्स काफी की रोल प्ले करते हैं और वहां पर नेसेसरी ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अब ये ग्रोथ प्लेट्स क्या होती है? देखो, एक समय तक हम लोग हाइट में, साइज में बढ़ते रहते हैं, तो जो हमारी ग्रोथ होती है वो हड्डियों में भी ग्रोथ होती है। जैसे हड्डी का ये स्ट्रक्चर है ना, सपोज करो हाथ पैर का मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो यहां पर एक्चुअली में एक ग्रोथ प्लेट पाई जाती है और इसी ग्रोथ प्लेट से जो हड्डियां हैं वो बढ़ती हैं। तो जो हड्डियों का स्ट्रक्चर, जहां से हड्डियां एक्चुअली में बढ़ती हैं ना, उसे ही ग्रोथ प्लेट कहा जाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई में ये जो सेल्स हैं ये एक की रोल प्ले करती हैं। स्टेम सेल का क्या फेट होगा ये भी हीमोग्लोबिन डिसाइड करता है। और यहां पे स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो एक्चुअली हमारे बॉडी का रॉ मटेरियल होती हैं। इन्हीं सेल्स से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो इनके पास कितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा ये बात भी अब इस बात पे निर्भर करेगी कि कॉन्ड्रोसाइट्स कितने अच्छे हीमोग्लोबिन की सप्लाई कर रहे हैं। ज्वाइंट डिसीज, जो हड्डियों में जोड़ों का दर्द हो जाता है, बुजुर्ग लोगों को पहले हुआ करता था, अब जवान लोगों को भी हो जाता है क्योंकि दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर उनको भी चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है। तो अगर हमें पता चल गया है कि हीमोग्लोबिन यहां पर कॉन्ड्रोसाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ज्वाइंट डिसीज में क्या इसको क्योर करने में इन सेल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या यहां पर कोई डिफॉर्मिटी इस वजह से भी आ रही है क्या, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सप्लाई कम है? तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने में हमें काफी मदद मिलेगी इस पूरी डिस्कवरी से। तो काफी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में है, जो कि 2019 से 22 के बीच में महज 3 सालों में 81% तक बढ़ गई। हायरिंग प्लेटफॉर्म्स लगातार ज्यादा हायरिंग कर रहे हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोई भी किसी का भी लैपटॉप हैक कर ले रहा है, मोबाइल हैक कर ले रहा है, सेंसिटिव डेटा चुरा ले रहा है। इसके बाद जो अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं और कहती हैं आप इस सिचुएशन को रोको। इसके जैसे जो साइबर सिक्योरिटी मार्केट है वो काफी तेजी से ऊपर गया। 2019 से 22 के बीच में ही ऐसी जॉब पाने वालों की संख्या में 81% की बढ़ोतरी देखी गई। 25% जो जॉब पोस्टिंग है
हमने देखा कि बाद में उसमें गिरावट भी आई। देखो 3 सालों में तो बढ़िया इंक्रीज हुई, लेकिन 22-23 में 25% की गिरावट हुई। गिरावट होने के बावजूद लोग अब काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट लेने वालों की संख्या 6% तक बढ़ गई है। बेंगलुरु में ही साइबर सिक्योरिटी जॉब जो पूरे इंडिया में है उसका 25%, 23% राउंड आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। सिंपल सा मामला है, बेंगलुरु इंडिया का प्राइमरी आईटी हब है, ज्यादा खतरा भी वही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी वही हैं। फर्दर ये मामला तो हमने यहां पे कवर कर लिया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो ये है कि आखिर वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट क्यों करती हैं। इजराइल जो कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में एक स्टेट है, देखा जाए तो वो कभी वहां नहीं हुआ करता था। 1920s के बाद वहां पर वो सिग्निफिकेंटली बसना शुरू करते हैं और 1948 में वो फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आते हैं। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि ये यहूदियों का ट्रेडिशनल होम हुआ करता था और 135 एडी में जो रोमन एम्परर थे उन्होंने उन्हें वहां से निकाला था। तो वो ट्रेडिशनली ये क्लेम करते हैं कि वो एक्चुअली में अपने घर में वापस आए हैं, जबकि अरबियन कंट्रीज का ये कहना है कि भाई आप तो यहाँ के थे ही नहीं, आपका देश तो 1948 में बना। अलग अलग यहाँ पर स्टैंड रहता है। चलो ठीक है कि उनका ट्रेडिशनल होम पैलेस्तीन था नहीं था, वो 1948 में आकर बसे तो सही था कि गलत था, इसे एक डिफरेंट एस्पेक्ट में रखते हुए ये आप एक्सप्लोर करो कि आखिर इजराइल को इतना साउंड सपोर्ट मिलता क्यों है, क्यों सारी वेस्टर्न कंट्रीज उसके बैक में आके, बैकग्राउंड में आके खड़ी हो जाती हैं। देखो बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो ज्यूस हैं वो पैलेस्तीन के एरिया में आके बस सकते हैं। यहां से शुरुआत होती है ज्यूस के बहुत बड़ी संख्या में पैलेस्तीन के रीजन में आके बसने की। हालांकि 1930s के दौर में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने रिलेशंस अरेबियन कंट्रीज के साथ सही करने की कोशिश की, तो यहां पर ज्यूस का जो पूरा मूवमेंट था वो थोड़ा हाल्ट भी हुआ। लेकिन बाद में यूएन पार्टीशन प्लान आया 1947 का और इजराइल को फॉर्मली 1948 में एक कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और बाकी की कंट्रीज ने इजराइल को तत्काल प्रभाव से रिकॉग्नाइज भी कर लिया। ब्रिटेन ने इजराइल को सपोर्ट किया स्वेज क्राइसिस के दौरान 1956 में। हालांकि यहां पे ब्रिटेन की खुद की अपनी बहुत ऐसी तैसी हुई और इसके बाद ये क्लियर हो गया कि ब्रिटेन अब दुनिया का सुपर पावर नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखो जो 6 डे वॉर हुआ ना 1967 का, जहां पर ब्रिटेन ने लगभग 6 देशों को 6 दिन के भीतर हरा दिया। इस चीज में यहां पर देखो उसे फ्रांस और ब्रिटेन का सपोर्ट मिला। लेकिन यहां पर एक बात और तय हो गई कि इजराइल अपने आप में बहुत काबिल है। देखो सपोर्ट उसी को मिलता है जो काबिल होता है। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अपनी काबिलियत शो कर दोगे, सब आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। 3 प्रीलिम्स फेल हो जाओ, कोई आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन आप मेंस लिखने लग जाओ, देखो सारे आके आपकी वाहवाही करेंगे, आपके दोस्त बन जाएंगे, रिलेटिव्स भी सपोर्ट करेंगे। तो जब किसी को लगता है ना कि कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो लोग उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और जिस तरीके से इजराइल अरेबियन कंट्रीज से जीत रहा था, लोगों को या वेस्टर्न कंट्रीज को होप दिखने लगी। उनको लगा कि ये एक देश है जो मिडिल ईस्ट रीजन में अरेबियन कंट्रीज को काउंटर कर सकता है, और ये कारण भी बना कि वो लोग उसे सपोर्ट करने लगे। इजराइल की जो विक्ट्री रही ना 6 डे वॉर में, उसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके रिलेशंस को बड़ा स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि अब निक्सन को या यूनाइटेड स्टेट्स को ये लगने लगा कि ये कंट्री है भाई जो कंट्रोल देगी आपको मिडिल ईस्टर्न रीजन में। निक्सन ने 1973 में जो योम किप्पुर वॉर हुआ था वहां पे भी खुल के सपोर्ट किया इजराइल को। रोनाल्ड रीगन ने भी सपोर्ट किया। फर्दर मिलिट्री फंडिंग इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई इजराइल के लिए। इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज ने खूब सारे पैसे दिए ताकि वो मिडिल ईस्टर्न रीजन पे इजराइल की मदद से अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सके। तो जो इजराइल का ग्लोबल सिग्निफिकेंस रहा वो डिप्लोमेटिक फॉर्म में दुनिया में दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि इजराइल ने बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अवेल करी और उनकी विक्ट्रीज से इन वेस्टर्न कंट्रीज को ये होप मिल गई कि ये एक एजेंट हो सकता है जिसको मिडिल ईस्ट में स्ट्रांग बनाओ और इससे पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करो। तो एक तो सिंपल सा रीजन आपको समझ में आ गया कि आखिर ये कंट्रीज क्यों सपोर्ट करती हैं इजराइल को। 2023 में ये जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें भी इजराइल को मिलने वाले सपोर्ट का एक बड़ा कारण उसकी पास्ट की विक्ट्रीज हैं। अगर वो पास्ट में इतनी सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अवेल ना करके आया होता, वो एक कमजोर सा देश होता, तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी खुल के बोला कि हाँ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो आदि पंपा वरत्तर रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। देखो एक्चुअली में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना वो पंपा रिवर के बारे में है। 43 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। इसमें एक्चुअली में एक बहुत ही लंबा सा ट्रैक साफ करना था, सही करना था। जो आदि पंपा रिवर है उसका 4.2 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसके नेचुरल फ्लो को मेंटेन करना था। और जो वरत्तर रिवर है जो कि एक्चुअली में देखो आदि पंपा और वरत्तर रिवर दोनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं पंपा रिवर की। फ्लड मैनेजमेंट के पर्पज से दोनों नदियों को साफ किया जाना था और इसके लिए 43 करोड़ रुपए का या 44 करोड़ रुपए का एक पूरा फॉर्मल फंडिंग भी अप्रूव किया गया था।
दिक्कत की बात यह है ना कि अभी तक इसमें केवल 2 किलोमीटर में ही काम हुआ है और कुछ खास काम किया नहीं गया। ये हमारी नेग्लिजेंस को शो करता है। पंपा रिवर केरला की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली ऑफ कोर्स परियार है और दूसरा भरतपुझा। ये पूरा चिमलई हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट्स में और फाइनली जाती है वेम्बनाड लेक में। सबरीमाला टेम्पल बड़ा पॉपुलर टेम्पल, कंट्रोवर्शियल टेम्पल भी रहा था एक टाइम पे, जो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है। वो एक्चुअली में पंपा रिवर के किनारे ही है। इसे दक्षिण भागीरथी या रिवर बरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपने यहाँ देख लिया। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो WTO के बारे में है। यूएसए ने अभी डिजिटल ट्रेड को लेकर अपने कुछ क्लेम्स वापस ले लिए हैं। इन क्लेम्स के वापस ले जाने के बाद इंडिया को फायदा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो डिसीजन लिया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो को लेकर अपने क्लेम्स को वापस लेंगे और फ्री क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो की बात करेंगे। इससे इंडिया को फायदा होगा और ये अप्रोच बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि इंडिया का अप्रोच है। अब देखिए, हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हम डिजिटल ट्रेड की बात कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेड को आप सिंपली ऐसे समझो कि सपोज करो अमेजॉन या फिर बाकी के जो फ्लिपकार्ट वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप चीजें खरीदते हैं, उनमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ज्यादातर स्टोर किया जाता है ऐसे देशों में जहां पर ये कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। जैसे मान लो यूएस की कोई एक ई-कॉमर्स कंपनी है जिससे आप कोई सामान मंगा रहे हो, तो आपका जो डेटा है ना वो यूएसए में जाके उनके सर्वर में सेव होगा। अब इस बात को लेकर इंडिया ऑब्जेक्शन रेज करता है। वो कहता है कि अगर ये हमारे देश का डेटा है तो हमारे पास रहना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, इसे डेटा लोकलाइजेशन भी कहा जाता है और इसे डेटा सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। हमारा डेटा हमारे लोकल एरिया में सेव हो, दूसरा हमारा जो डेटा है वो हमारी सॉवरेंटी में आना चाहिए। चाइना तो साफ बोल देता है कि आपको अगर हमारे यहाँ ऑपरेट करना है तो अपना सर्वर चाइना में लगाओ, लेकिन अभी हम इतना क्लेम नहीं कर पाते हैं। और यूएसए भी ऑब्जेक्शन रेज करता है कि आप ऐसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे हिंडर कर रहे हो। तो अभी जब यूएसए ने अपने क्लेम्स वापस लिए हैं तो इसका फायदा तो हो गया। तो WTO में जो ई-कॉमर्स निगोशिएशंस है वहां पे अक्सर इंडिया अनरेगुलेटेड डिजिटल ट्रेड की बात करता रहा है और डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को डिमांड करता रहा है। 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का 4 महीने बाद होना है और 4 महीने पहले यूएसए का ये जो स्टेप है ये इंडिया के फेवर में है। तो इंडिया का जो डिसीजन है वो यही है कि हम देखो ई-कॉमर्स निगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बोल के कि ये हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन अभी तो ठीक जा रहा है। डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन की कमी है, कुछ ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं, डिजिटल ट्रेड पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं है जो कि इंडिया के फेवर में नहीं है। ऐसे इंडिया बातें करता रहता है। अब यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? यूएस का जो डिसीजन है विड्रॉ करने का, इससे एक नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी को रीअसेस करने में मदद मिलेगी ग्लोबल लेवल पे। की इश्यूज जो पॉलिसी स्पेस के हैं, डिजिटल ट्रेड स्ट्रेटजीज के हैं, उसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी और डेटा सॉवरेंटी का जो कंसर्न हमेशा से कंट्रीज रेस करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें भी हमें अब सही चीजें देखने को मिलेंगी और डिजिटल एसेट्स वगैरह, उनका डेटा वगैरह अब ज्यादा सिक्योर होगा, कंट्रीज के पास होगा। यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैं आज MCQs नहीं रख रहा हूं आपके लिए, आज मैं आपके सामने एक मैप रख रहा हूं। इस मैप पर आपको एक कंट्री दिख रही है जो कि रेड कलर से, डार्क रेड कलर से हाईलाइटेड है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि यहां पर जो रेड कलर की ये कंट्री है ये क्या है, इसका क्या नाम है? और यहां पर इसके बिल्कुल पास में एक वाटर बॉडी है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाटर बॉडी कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल सा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप मैप देखते रहो ताकि आपका, देखो अगर आपको ये ना पता हो ना तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एटलस हो ना तो आप एटलस खोलना, गूगल मत करना, एटलस खोलना और एटलस खोल के गेस करना कि अफ्रीका में ये कौन सा देश है और उसके पास ये वाटर बॉडी कौन सी है। दोनों चीजें बताना मुझको कमेंट बॉक्स में, कंट्री कौन सी है और वाटर बॉडी कौन सी है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि गूगल करने के बजाय आप एटलस खोल के देखना, अगर आपके पास नहीं है तो। और मतलब नहीं होगा तो कैसे खोलोगे, हो तो, और नहीं हो ना तो खरीद लेना, जरूरी है एटलस। आपको ये इस पूरे सेशन की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको आप इधर स्कैन करके पहुंच सकते हो या एक कमेंट पिन होता है वहां पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सीधा जा सकते हो। तो PDF वगैरह वहां मिल जाएगी, डाउनलोड करके रिवीजन करना। बाकी कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उधर ही पेस्ट कर दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। तो चलो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।